हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक काफ़ी टाइम से काफ़ी नीचे है, कोलैप्स हुआ था, लाइफ टाइम हाई 400 के आसपास था। और इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफ़ी रिटेलर्स फंसे हुए हैं। आई डू रिमेंबर एक बार ज़ीरोधा के फाउंडर का एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी आया था। उन्होंने शायद किसी इंटरव्यू में जिक्र किया था कि मोर देन 60-70% रिटेल डीमैट अकाउंट्स में जो एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं उनमें यस बैंक है। ये उस टाइम की बात है जब यस बैंक ऊपर से नीचे आना शुरू हुआ था और नीचे आए जा रहा था। सो एवरीबडी वाज बाइंग, नोबडी वाज फियरफुल दैट टाइम। और ये कोई सस्ते प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये 200 ऑन एन एवरेज प्राइस है सभी लोगों के अकाउंट में। अभी स्टॉक प्राइस 15 के आसपास है। तो जब 200 था तब किसी को डर नहीं लग रहा था, और अभी 15 है तो सभी को डर लग रहा है। और शायद लोग खरीदने से इसको बच रहे हैं। वो एक मीन्स यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इसको खरीदना है, लेकिन एक-एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उन लोगों के लिए भी जिन लोगों के अकाउंट में उन लोगों के लिए भी जिन लोगों के अकाउंट में ये काफ़ी टाइम से है, और उनको थोड़ी-सी क्लैरिटी आएगी कि कंपनी में आज की डेट में हो क्या रहा है, क्या रीज़न्स थे नीचे आने के। तो जहाँ तक हम रीज़न्स की बात करें तो रीज़न थे जो राणा कपूर जी थे, उनके यहाँ पर कुछ फ्रॉड्स पाए गए थे, और उस फ्रॉड के चलते वो अभी मीन्स जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी कस्टडी में भी हैं, पूछताछ भी चल रही है। और जो जब प्रमोटर्स कभी इसी तरह की अगर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कंपनी में, तो ऑफ कोर्स वहाँ से उस कंपनी के ऊपर से जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो डीआईआईज़, एफआईआईज़, जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी वहाँ से विश्वास हट जाता है, और उसके बाद में स्टॉक प्राइस नीचे आने लगता है। स्टॉक प्राइस नीचे आने के साथ में यहाँ पर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात है, वो तो यहाँ पर ज़ीरो कर ही दी, उसके बाद तो ज़ीरो हो ही गई। लेकिन उस टाइम पर नीचे आने के पीछे जो लॉसेस थे, वो भी एक बड़ा कारण था। इसमें फ्रॉड्स पाए गए थे, जिसके चलते मार्च 2020 में कंपनी ने 16,000 करोड़ रुपीस का लॉस यहाँ पर पोस्ट किया था। तो 16,000 करोड़, ऑलमोस्ट $2 बिलियन, वाज़ अ वेरी बिग अमाउंट। और ख़ास तौर से उस टाइम पर जब कंपनी का जो अपना सारा पैसा था, उससे पहले 26,000 करोड़ का सारा पैसा था, टोटल अमाउंट थी, अपनी अमाउंट थी 26,000, 27,000, 27,000 में से 16,000 करोड़ रुपीस का खत्म हो जाना, ये एक बिग फिगर है। और इस फिगर के चलते ऑफ कोर्स यहाँ पर जो बैंक्स हैं, बैंक्स में पब्लिक का पैसा रखा होता है सेविंग अकाउंट में और फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप लिया, और स्टेप लेने के बाद में जो अपने सरकारी बैंक्स हैं उनका एक मीन्स जो सरकारी के साथ में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, एक कंसोर्टियम बनाया, और कंसोर्टियम बनाकर इस बैंक को बेल आउट किया गया। बेल आउट करने का मतलब है कि बैंक को चलाए रखने के लिए जितनी फंडिंग की ज़रूरत थी, वो फंडिंग दी गई, और यहाँ पर शेयर कैपिटल बढ़ाई गई, फ्रेश कैपिटल इश्यू की गई उन बैंक्स को जिनके पास जिन्होंने इसमें फंडिंग डाली। जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं उन्होंने उस फ्रेश कैपिटल जो इश्यू की, फ्रेश शेयर होल्डिंग जो इश्यू की, उसको एक्वायर किया, और बैंक वापस से रनिंग सिचुएशन में आ गया। ये सारे रीजंस थे गिरने के कि बैंक का पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा आने वाले टाइम में, और इसी के चलते जो स्टॉक प्राइस है, स्टॉक प्राइस केम डाउन फ्रॉम 400 टिल यहाँ पर जो लो बना था दैट वाज 5.65 रुपीज, और 5.65 से सीधा सीधा बाउंस भी किया, एंड 16 के आसपास जाकर रुका, और 16 के बाद में सीधा हाई बनाया इसने 87 का, फिर नीचे आया, एंड इट वाज कंसोलिडेटिंग आफ्टर दैट इन ए रेंज। तो जो लो रेंज थी वो 11 रुपीज़ 10 रुपीज़ के आसपास थी, और उसके बाद में जो अपनी रेंज बनी वो रेंज थी 12 के आसपास, और अभी जो रेंज बन रही है दैट इज़ नियर अबाउट 15। तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा ऊपर जाता हुआ, रेंज बनाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ से नीचे आया है 400 से, क्या ये वापस से वहाँ जाएगा? क्योंकि जो लोग यहाँ सबसे ज़्यादा जो लोग फँसे थे वो इस पूरी रेंज में फँसे थे। जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग है वो इस पर्टिकुलर रेंज में है, और ये रेंज हमारी निकल कर आती है। अगर हम इस रेंज को देखें, द लो वाज़ 150, एंड लो 150 के साथ में जो हाई था इस रेंज का
दैट हाई वाज 277। तो इस पूरी रेंज में ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं, जो पुराने फंसे हुए हैं। अभी उन लोगों को क्या करना चाहिए, इसके पीछे जो हमने सबसे पहले रीजंस फाइंड आउट किए, एक तो फ्रॉड का होना, स्कैम्स जिसको कहते हैं, और यहाँ पर एनपीए का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और यहाँ पर लॉस आना 16,000 करोड़ रुपीज़ का वन फाइनेंशियल ईयर में, और मैनेजमेंट का यहाँ पर बेकार होना। तो ये जो सारे रीजंस हैं, इन सारे रीजंस के चलते यहाँ पर ये स्टॉक प्राइस नीचे आया, फिर वापस से इसको बेल आउट किया गया। बेल आउट के बाद में अभी क्या सिचुएशन है, क्या ये सारे रीजंस, जिन रीजंस के चलते ये स्टॉक प्राइस नीचे आया था, जो बैंक कोलैप्स हुआ था, क्या वो रीजंस आज की डेट में भी हैं? अगर वो रीजंस आज की डेट में नहीं है, जैसे मैनेजमेंट को देखने लगे, मैनेजमेंट आज की डेट में सेम नहीं है। वी कैन सी शेयर होल्डिंग पैटर्न वेरी इजली। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो चुका है, और अभी आज की डेट में जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग है, जो एफआईआईज के पास मार्च 2020 में 1.86% थी, इट हैज इंक्रीज टू 23.24% नाउ। डीआईआईज के पास 69% थी, वो अभी 38.19 है। क्योंकि डीआईआई के पास जो शेयर होल्डिंग इतनी ज़्यादा बढ़ी थी, ये बेल आउट के चलते ही थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें 48.21% हिस्सेदारी थी उस टाइम पर, जिसको रिड्यूस करके 30% कर लिया था, और अभी उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर जो पब्लिक के पास 27% थी, अभी 38.54% है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, वो इम्प्रूवमेंट दिसंबर क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट नजर आती है। दिसंबर क्वार्टर में एफआईआई के पास जो 12.15% हिस्सेदारी थी, दैट हैज इंक्रीज टू 23.24%। तो यहाँ पर 11% हिस्सेदारी बढ़ी है। 11% एफआईआई के पास इंक्रीज होना, जबकि डीआईआई के पास ज्यादा डिक्रीज नहीं हुई, यहाँ पर सिर्फ 5% ही डिक्रीज हुई। तो पब्लिक के पास से 5-6% निकलकर वो एफआईआई के पास चली गई, ये एक प्लस पॉइंट है। और एफआईआई के पास जो ये इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें टू नेम्स आप न्यू देख सकते हैं, सीए बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्वेंता होल्डिंग्स लिमिटेड। तो अगर हम इनको डिटेल में जाकर देखें कि सीए बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट क्या है, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं, और सर्च करके देखते हैं सीसीआई अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ स्टेक बाय सीए बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट्स। तो ये कंपनी किसकी कंपनी है? ये एक्चुअल में कैरलाइल ग्रुप की कंपनी है, और इस चीज को हम यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बिग करके दिखाता हूँ कि ये कंपनी द प्रोपोज्ड कॉम्बिनेशन पर्टेन्स टू एक्वायरर एक्वायरिंग अप टू 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड वोटिंग राइट ऑफ द टारगेट बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू इक्विटी शेयर्स एंड वारंट्स। द एक्वायर इज न्यूली फॉर्म्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल। मैं और थोड़ा सा इसको बिग करता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से नजर आए। Incorporated in Republic of Mauritius, and is fully owned by CA Marans Investment, and CA Marans Investment, which is ultimately controlled by funds managed by the affiliates of Carlyle Group Incorporation। Carlyle Group अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्राइवेट एक्विटी फंड मैनेजमेंट कंपनी है। तो बेसिकली यहाँ पर 6.69% जो 6.43% जो शेयर होल्डिंग सीए बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू जो परचेज की गई है, ये कैरलाइल ग्रुप की है। कैरलाइल ग्रुप बेसिकली यहाँ पर एक वर्ल्ड रिनोन्ड ग्रुप है, और इस तरह के स्ट्रॉन्ग हैंड्स का आना, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखना, तो इससे ये पता चलता है कि कैरलाइल ग्रुप अगर यहाँ पर 10% तक की होल्डिंग बाय कर सकता है, जिसमें 6.43% अभी परचेज किया है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेंगे ही बैठेंगे। बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सीट लिए ये लोग नहीं बैठते। ये प्राइम कंडीशन होती है कि जब हम इतनी बड़ी फंडिंग यहाँ पर कर रहे हैं, इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं, मार्केट से ही परचेज कर रहे हैं, डीआईआई से परचेज कर रहे हैं, ये मेजोरिटी ऑफ जो बाइंग की गई है यहाँ पर डीआईआई से परचेज की गई है। इस चीज को हम देख भी सकते हैं। डीआईआई में अगर हम जाते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी थोड़ी सी शेयर होल्डिंग यहाँ पर सेल की है, और आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पर कम की है। एलआईसी कॉर्पोरेशन ने 4.98% से कम करके 4.34% की है। एक्सिस बैंक ने भी थोड़ी सी कम की है, और बंधन बैंक ने यहाँ पर खत्म कर दी है, और उसके साथ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी थोड़ी सी कम की है। और अगर पब्लिक की बात करें, पब्लिक में एचडीएफसी लिमिटेड ने थोड़ी सी कम की है, एंड कोटक महिंद्रा बैंक ने भी कम की है। सो दिस एक्विजिशन जो यहाँ पर कैरलाइल ग्रुप ने की है 6.43%, ये डीआईआईज ने अपने स्टेक को उनको बेचा है। और डीआईआईज ने क्यों बेचा है? क्योंकि डीआईआईज का पर्पस यहाँ पर लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना नहीं था, उनका पर्पस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना था। ऐसे में इंडियन बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट करना था कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर से लोगों का विश्वास ना हट जाए, और उस चीज को यहाँ पर मेंटेन करना था। तो सपोर्ट किया, जो जिस प्राइस पर सपोर्ट किया गया था उस प्राइस पर उससे काफी ऊपर इन्होंने अपनी एक शेयर होल्डिंग निकाली भी थी। तो
बेसिकली ये निल कॉस्टिंग पर ही इनके पास शेयर होल्डिंग बची थी, क्योंकि अगर आपको याद हो शेयर पैटर्न में मीन्स चार्ट पैटर्न में अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, तो एक बड़ी होल्डिंग यहाँ पर नीचे सस्ते प्राइस पर बाय किया गया था, एंड सस्ते प्राइस पर बाय करके यहाँ से सीधा स्टॉक प्राइस को खींच कर लेकर गया था। 4 टाइम्स यहाँ से स्टॉक प्राइस को किया गया था 15 से 60, और यहाँ पर अपना माल निकाला गया था। तो एक छोटे से हिस्से को बेचकर ही उन्होंने अपने पैसे को निकाल लिया था, लेकिन ये निकाला किसको गया था, ये सारा पैसा, ये सारा माल चिपकाया गया था। यहाँ पर चिपकाना ही बोलूंगा, जिस तरीके से ऑपरेटर ड्रिवन यहाँ पर एक्टिविटी हुई, विद इन 2 डेज 15 से 60 हो गया शेयर प्राइस, और यहाँ पर पब्लिक को लगा कि अब ये शेयर प्राइस सीधा यहाँ से वापस से 400 पहुंचेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और यहाँ पर शेयर प्राइस निकाल दिया गया। मार्च 20 में आप इस ट्रांजैक्शन को देख सकते हो, और मार्च 20 में ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्च 20 के बाद यहाँ पर जो जून 20 सितंबर 20 यहाँ पर शेयर होल्डिंग कम की गई। इससे पहले भी यहाँ पर शेयर होल्डिंग कम की गई थी। तो ये चीज़ साफ-साफ आप यहाँ पर देख पाओगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। इससे पहले का अगर देख पाओगे, यहाँ पर अभी ऑप्शन नहीं है, शायद इससे भी ज़्यादा था इसका। तो ये अपनी होल्डिंग को यहाँ पर कम कर लिया गया था। आप समझ पा रहे हो कि अपने पैसे ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी हद तक निकल चुके थे, अब वापस से फिर से निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, और इसकी बाइंग की जा रही है। एफआईआई में जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। साथ में जो दूसरा यहाँ पर नाम है वर्वेंता होल्डिंग्स लिमिटेड, इसको भी अगर देखोगे देन दिस इज ऑल्सो यूएस बेस्ड कंपनी, और यूएस बेस्ड कंपनी ही यहाँ पर ये परचेज कर रही है, और यहाँ पर भी सेम ही इंफॉर्मेशन है। मैं इसको थोड़ा सा बिग करता हूँ, आप देख पाओगे। तो वर्वेंता होल्डिंग लिमिटेड एक्वायरर इज एन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। In July, Yes Bank's board had approved raising 8,898 crore rupees in equity capital from Carlyle and Advent International. So Advent International is the holding company of Verventa Holdings Limited. और अगर हम यहाँ पर एडवेंट इंटरनेशनल की बात करें, यू कैन सी एडवेंट इंटरनेशनल इज ए ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म, एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट इज $89 बिलियन। $89 बिलियन इज ए बिग अमाउंट, और ये भी अमेरिका की ही कंपनी है। सो बेसिकली इन दोनों कंपनीज ने अभी यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। सो दे आर ऑन द सेम ट्रैक, जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर एक्सिस बैंक में की गई थी, क्योंकि एक्सिस बैंक में भी सिचुएशंस काफी खराब हो गई थी। एक टाइम पर आईसीआईसीआई बैंक के जैसे यहाँ पर भी काफी फ्रॉड्स पाए गए थे, और इसीलिए आप देख सकते हो कि मार्च 16 में 8,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट था, जो 17 में कम होकर 3,967 करोड़ का रह गया था, और यही कम होकर 2018 में 464 करोड़ का रह गया था। एंड इसी तरह की सिचुएशन आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हो। एफआईआईज ने यहाँ पर कंट्रोल लेना शुरू किया था। इससे पहले एफआईआई के पास इतनी होल्डिंग यहाँ पर नहीं थी, और तो सेम ही सिचुएशन यहाँ पर भी नजर आती है। यहाँ भी एफआईआई ने कंट्रोल लेना, सेम इस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिचुएशन थी। पब्लिक के पास यहाँ पर भी कम होती जा रही है, प्रोमोटर के पास भी यहाँ पर कम हो रही है, लेकिन एफआईआई ने यहाँ पर कंट्रोल पूरा बनाया हुआ है। डीआईज एंड एफआईआई के पास यहाँ पर पूरा कंट्रोल है। तो ये एक सिचुएशन है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी। कंपनी इज इन स्ट्रॉन्ग हैंड। अब बात करते हैं एनपीए की सिचुएशन की, क्योंकि एनपीए जब तक किसी कंपनी का कंट्रोल नहीं होगा, नो मैटर हु इज द प्रमोटर और हु इज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी अच्छा नहीं कर सकती। और बैंकिंग एंड एनबीएफसी के केस में तो एनपीए ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर एनपीए को यहाँ पर ठीक कर लिया जाए तो सब कुछ अच्छा है। तो एनपीए की अगर बात करें, हम वापस से यस बैंक का ही screen.in पर डेटा ओपन करते हैं, और एनपीए के लिए देखते हैं कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये दो स्ट्रॉन्ग हैंड्स आए, मीन शेयर होल्डिंग में ये दो मेन होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है, बिग नेम्स आते हैं प्राइवेट इक्विटी को लेकर, तो इन्होंने क्या बदलाव लाए। अगर हम दिसंबर क्वार्टर के डेटा देखें यहाँ पर, तो दिसंबर क्वार्टर में आप देखते हो कि सितंबर 2022 में 2022 में सितंबर में जो ग्रोस एनपीए था दैट वाज 12.89%, जो अभी दिसंबर क्वार्टर में कम होकर रह गया है 2.02%। नेट एनपीए जो 3.60% था वो कम होकर रह गया है 1.03%। अब 1.03% रह जाना यहां पर नेट एनपीए का, जो एक बार को 5.88% था, लगातार कम होकर 1% रह जाना, ये एक्चुअल में बहुत ही
अच्छी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है 5.97 से 1% रह जाना, और ग्रोस एनपीए का 18.86% से कम होकर सीधा 2% रह जाना। करंट में सिर्फ 2% है, 12.89 से 2%, एंड नेट एनपीए 3.60 से कम होकर 1.03%। इसी के चलते जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट काफी स्पीड से बढ़ सकता था, वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहां पर एनपीए को बिल्कुल क्लीन करने की बात कर रहे हैं। एनपीए नहीं रहना चाहिए, अब 1% का एनपीए रह गया है। जिस तरीके से एक ही क्वार्टर में यहां पर 3.60% से कम कर 1.03% रह गया है, मीन्स अभी एक ही क्वार्टर में अगर चाहें तो इसको जीरो किया जा सकता है, एंड कंपनी कैन बिकम जीरो एनपीए कंपनी। अब अगर हम बात करें कि कोटक बैंक जैसी कंपनीज के पास कितना एनपीए है, तो यहां से भी थोड़ा सा आइडिया आपको लग सकता है कि किस तरह की सिचुएशन है। कोटक महिंद्रा बैंक के पास भी जो एनपीए है दैट इज 0.48%, यानी कि 1% एंड 0.48% इतना बड़ा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक का भी एनपीए 1% के आसपास ही घूमता है, और यस बैंक का भी अभी 1% ही हो गया है। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एनपीए मेन प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पर बुक्स को क्लीन किया जा चुका है। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें, यहाँ पर भी एक बार हम एनपीए को देखें, एनपीए के नंबर्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। स्टैंड अलोन रिजल्ट देखेंगे तो शायद नजर आ जाएंगे। और यहाँ पर एनपीए अगर हम देखें तो 0.3% के आसपास है, यहाँ काफी कम है। और अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी एक बार नंबर्स देख लेते हैं, व्यू स्टैंड अलोन करते हैं और नंबर्स देखते हैं, तो यहाँ पर भी 1% के आसपास ही ये नंबर सारे घूमते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस बचा ही नहीं है, सिर्फ 0.5% एनपीए कम करना है, एंड इट विल बिकम ए बैंक लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। तो देयर इज नो डिफरेंस। अब हम वैल्यूएशन की एक छोटी सी बात करते हैं यहाँ पर। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करने लगे तो आईसीआईसीआई बैंक इज ट्रेडिंग एट ए प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 3.63, और एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें, एक्सिस बैंक इज ट्रेडिंग एट 2.21, और एचडीएफसी बैंक की बात करने लगे देन दिस इज ट्रेडिंग एट 3.78। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक की अगर हम बात करने लगे, एचडीएफसी बैंक इज ट्रेडिंग एट 3.78 और कोटक बैंक इज ट्रेडिंग एट 3.79। तो ये रेंज है 2.21 से लेकर ऑलमोस्ट 4 के बीच में। और अगर हम यस बैंक की बात करने लगे, यस बैंक इज ट्रेडिंग एट 1.14, तो यहां से ये काफी बड़ा गैप है। और यहाँ पर जब एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, अभी 13% न्यू एक्विजिशन यहाँ पर हुई है पीई फंड से, तो यहाँ पर ये सब चीजें इंप्रूव होती हुई मेरे हिसाब से नजर आती है। अब यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न में अगर हम इमीडिएटली बात करने लगे तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में रैली के बाद में जो यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुई है, यहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई थी, और रैली लेकर गया था स्टॉक प्राइस को 60% के आसपास की, सीधा सीधा यहाँ से अपमूव था, और स्टॉक प्राइस वेंट फ्रॉम 15.40 टू 24.75, 60% गया था। कितने टाइम में गया था 60%? यहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई और 60% जाने में इट टुक ओनली 1 मंथ, यानी कि 30 डेज का टाइम इसमें सारा लगा था। अब अगर आप इस चीज को देखो, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। सो 43 डेज, 30 ट्रेडिंग डेज, 30 बार्स मींस 30 ट्रेडिंग डेज, टोटल 43 डेज, 60.89% का यहाँ पर उछाल आया था। वापस से स्टॉक प्राइस नीचे आया है। कब से नीचे आया है अगर हम देखें, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को यहाँ पर इसने हाई बनाया था, तब से ये नीचे आया है। 13 और 14 दिसंबर को ऐसा क्या था? अगर हम निफ्टी का एक बार चार्ट पैटर्न देखने लगे तो निफ्टी से शायद हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि 13-14 दिसंबर से ही, यानी कि 1 दिसंबर से स्टॉक का मार्केट ने वापस से नीचे, ओवरऑल मार्केट ने नीचे की तरफ को करेक्शन दिखाना शुरू किया था, जिसके चलते ये मार्केट में ओवरऑल गिरावट के चलते ये नीचे आया। अगर हम बैंक निफ्टी की एक बार बात करने लगे कि सेम ही टाइम पीरियड से बैंक निफ्टी ने भी नीचे आना शुरू किया क्या, एक बार सारे यहां से ड्राइंग हटा देते हैं तो आप देखोगे 14 दिसंबर को ही बैंक निफ्टी ने यहां पर लेटेस्ट हाई बनाया था। बैंक निफ्टी यहां से 14 दिसंबर से ही नीचे आना शुरू किया था बैंक निफ्टी ने, और इसको हम एग्जैक्टली सेम लेवल पर ले आते हैं जिससे आप सेम डेट देख सको, 14 दिसंबर, एंड यस बैंक ने भी सेम लेवल से ही नीचे आना शुरू किया था। तो ये जो रिट्रेसमेंट थी 14 दिसंबर से नीचे आना, दिस वाज ओनली बिकॉज ऑफ कि बैंक निफ्टी नीचे आई, तो बैंक निफ्टी के मींस सारे ही बैंकिंग स्टॉक्स नीचे आए, यस बैंक भी उसमें नीचे आया। अब ये वोलेटिलिटी का मींस इंडेक्स से ज्यादा होना
ये नुकसानदायक नहीं है, ऐसे में ये फ़ायदे की बात है, क्योंकि जैसे ही बैंक निफ्टी वापस से ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाने की तरफ यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पर इसने कोई बेस बनाया हुआ है क्या? यस, येस बैंक एक अच्छा यहाँ पर बेस बना चुका है। अगर आप इसको देखो तो ये एक रेंज में यहाँ पर आकर फँस चुका है, और रेंज में भी अगर आप देखो, पहले इसका ये लो था, उसके बाद में थोड़ा-सा लो ऊपर हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा-सा लो ऊपर हुआ, और अभी ये इस छोटी-सी रेंज में फँसा हुआ है। यानी कि ऊपर का लेवल सेम है और नीचे से हायर लो बना रहा है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे अलग मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इसने ओवरऑल डेवलपमेंट की कुछ टाइम में। तो पहले ये लो बना, हाई हमारा ये बना, सेम हाई पर बना रहा, हाई ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर इसने हाई को ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देते हुए जो इसका लो बना था, इसने सेम लो को यहाँ पर सपोर्ट के रूप में देखा, और सपोर्ट के रूप में इसने 2 बार देखा। बेसिकली ये एक पूरी सपोर्ट बनी सेम लेवल पर, और फिर से इसने जो ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट दिया, तो फ्रेश यहाँ पर ब्रेकआउट होकर ये लेवल बना। ये लेवल बनने के बाद में यहाँ पर फिर इसने एक सपोर्ट ली, ट्रिपल सपोर्ट, और इसी सपोर्ट को इसने यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। तो एवरी टाइम इट इज ब्रेकिंग ऑन द हायर साइड, तो हायर हाई ये बना रहा है एंड हायर लो बना रहा है। तो ये पूरी रेंज हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर चला, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर चला, सेम रेंज पर रहा, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर ब्रेकआउट दिया छोटा सा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, अब फिर से नीचे आया। अब इस बार फिर से ये ऊपर चलने की तैयारी होगी, क्योंकि जिस लेवल से नीचे आया है, सेम लेवल पर ही यहाँ पर बैंक निफ्टी ने टॉप बनाया था। बैंक निफ्टी नीचे आई तो साथ में नीचे आया, इंडिविजुअल लेवल पर ये नीचे नहीं आया है। अब बात करते हैं ओवरऑल मार्केट, ओवरऑल की ये जो 400 के आसपास ट्रेड करता था, क्या इसमें इतना दम है? एक बार कोई भी स्टॉक प्राइस इतना ज्यादा टूट जाए, मींस टॉप से अभी 96% डाउन है, तो वापस से अगर ये टॉप पर जाता है तो ये 25 टाइम्स यहां से हो सकता है, 26 टाइम्स। तो 26 टाइम्स होना क्या आसान बात है? क्या ये मजाक बात है? जैसे मैंने थंबनेल में भी लिखा, कैन इट गो बैक टू 400? तो देखो, मजाक बात की बात ये है कि एक बार इसका बैक टेस्ट ही कर लेते हैं। तो यहां पर जब इसने 2013 में मार्केट ने लो बनाया था, तो 2013 से लेकर जो इसने टॉप बनाया, आप ये देखोगे तो यहाँ पर ये स्टॉक प्राइस कितने गुना हुआ? 9 टाइम्स हुआ। और कितने साल में हुआ? बहुत ज्यादा टाइम इसको नहीं लगा, 2013 से लेकर 2018 तक 5 इयर्स में 9 टाइम्स स्टॉक प्राइस हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, इससे पीछे थोड़ा सा जाते हैं, और पीछे जाने के बाद में हम वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें ज्यादा बेटर नजर आएगा। और वीकली चार्ट में हम देखते हैं 2008 में जो गिरावट थी, तब भी गिरावट थी, गिरावट बेस बनाकर जब ये यहाँ से चला, तो और इसने जो लाइफ टाइम हाई बनाया, लाइफ टाइम हाई तक बनाने में आपकी क्या डेवलपमेंट ये नजर आती है? स्टॉक प्राइस 8 रुपीज से चलकर, आप ध्यान से देखोगे, मैं बाकी सारी ड्रॉइंग्स यहां से हटा देता हूं जिससे और क्लीनली ये चीज नजर आ जाए यहां से, और ये भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। सो बेसिकली 8 रुपीज से स्टॉक प्राइस चलना शुरू हुआ, और 8 रुपीज से चलकर 400 गया, 47 टाइम्स हुआ। कितने टाइम में? इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2009 से लेकर 2018 9 ईयर्स लगे 48 टाइम्स होने में। तो जब कोई स्टॉक प्राइस चलता है, जब चीजें अच्छी होती हैं, तो उसको उतना बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है। यहां पर भी जितने रीजंस थे, वो सारे रीजंस खत्म हो चुके हैं और स्टॉक प्राइस चलना यहां पर शुरू हो गया है। और जब कोई भी बैंक ज़्यादा परेशानी से निकलता है और मैनेजमेंट अच्छी होती है और आगे फ्यूचर अच्छा नज़र आता है, तो स्पीड से चलने में कुछ भी टाइम नहीं लगता, कुछ भी देर नहीं लगती। तो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पर बुलिश हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी परचेज करना है या आपको इसको सेल करना है, होल्ड करना है। वो सब आपकी समझ है, लेकिन मैं कहाँ तक बुलिश हूँ? क्या ये स्टॉक वापस से 400 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्पीड से होगी और कंसिस्टेंटली होगी। इंडिया एक न्यू ग्रोथ डायमेंशंस में जा रहा है, जहां से वापस आना इसके लिए अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छी गवर्नेंस है कंट्री की, फॉरेन पॉलिसीज अच्छी हैं, और बाहर से बिजनेस आ रहा है। और कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और कोई भी कंट्री की जब भी ग्रोथ होती है, तो वो ग्रोथ कभी भी बैंकिंग ग्रोथ के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को आकर सेट होने में जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस करनी है, वो सारी बैंकिंग के थ्रू ही होगी, एंड ए पार्ट ऑफ द बिजनेस विल कम टू दिस बैंक ऑल्सो। क्योंकि जो सेल्स टीम है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग बैठे हैं, तो वो भी कोई छोटे मोटे प्लेयर्स नहीं है। दे आर द वर्ल्ड्स बेस्ट पीई फंड मैनेजर्स, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स। तो यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस। अब बात ये आती है कितना टाइम लगेगा? मे बी 10 ईयर्स। अब अगर 10 ईयर्स में भी ये स्टॉक वापस से 25 टाइम्स हो जाता है, देन दिस इज नॉट ए बैड डील। बैड डील तो कहना गलत है, दिस इज अमेजिंग, सुपर्ब।
गेन अगर ऐसा होता है। तो अगर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में गारंटी वर्ड यूज़ करना अलाउ नहीं है, दैट्स इट। तो मेरा काम यहाँ पर सिखाना है, आपका काम सीखना है। सेम कंपनी जो नीचे आई हुई हो, वहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि जो रीज़न्स थे नीचे आने के वो आज की डेट में हैं क्या? अगर वो रीज़न्स नहीं है एंड फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नज़र आता है बिकॉज़ ऑफ द पॉजिटिव डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट एंड ओवरऑल इंडस्ट्री, तो वो स्टॉक प्राइस फिर वापस ऊपर जाता ही है। यहाँ पर समझदारी दिखाने की ज़रूरत है और आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।